कहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही से हो जाता बड़ा हादसा, बाइक सवार नाले में गिरा। पूरी खबर आगे दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कहां डोली में दूल्हा और बैलगाड़ी से निकले बाराती। ये भी खबर आपके लिए आगे लेकर आएंगे। हाईवे पर एक कैंटर दौड़ रहा था जिसमें हजारों लीटर घी भरा था, लेकिन टैंकर हादसे का शिकार होकर पलट गया और फिर घी लूटने की होड़ मच गई। सड़क पर गिरा टैंकर, हाईवे पर घी लूटने की होड़, हजारों लीटर घी लूट ले गए लोग। कोई डिब्बा लेकर आ रहा है, कोई बाल्टी लेकर। हर किसी के चेहरे पर चमक है क्योंकि घी फ्री में जो मिल रहा है। भर भर कर लोग अपने बर्तनों में घी लेकर घर लौटे। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला और क्या बुजुर्ग, हर कोई बस ज्यादा से ज्यादा घी पाने की होड़ में लगा था। आंध्र प्रदेश के कड़पा में सड़क हादसा हुआ। टैंकर जो 21,000 लीटर घी से भरा हुआ था वो अचानक पलट गया। उसमें रखा घी तेजी से रिसने लगा, जिससे वो वहां पर फैल गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को खबर मिली, लोग हाईवे की तरफ बर्तन लेकर दौड़े। नेशनल हाईवे 67 पर टैंकर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। भीड़ ने किसी की सुध नहीं ली, वो घी लूटने की होड़ में लग गए। इलाके में खबर फैली कि टैंकर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए जा रहा था। लोग टैंकर की तरफ ऐसे दौड़े जैसे खजाना मिल गया हो। हालांकि ये घी भी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कुछ ग्रामीण खेतों के पास बनी नालियों तक में उतर गए क्योंकि घी लगातार बह रहा था। बहता हुआ घी हाथों से उठाकर बर्तन में भरा गया। बाद में पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से भीड़ हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार क्रेन को घटनास्थल पर लाया गया, जिसके बाद क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कराया गया। टैंकर में भरा ज्यादातर घी बह चुका था। बड़ी मात्रा में लोग अपने घर ले जा चुके थे। लोगों की तो चांदी हो गई, लेकिन घी की बर्बादी हो गई और लूटा भी गया। बताया जा रहा है कि जब चालक सड़क पर कैंटर को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी ये हादसा हो गया। ड्राइवर और क्लीनर घायल थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। यहां एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा और वो नाले में गिर पड़ा। गनीमत रही कि आसपास लोगों ने उसकी जान बचा ली। नाले में गिरा बाइक सवार, टल गया बड़ा हादसा। भीड़ ने 2 लोगों को बचा लिया। हापुड़ की सड़क से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक शख्स बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा, बाइक सड़क के किनारे नाले में जा गिरी। पहले दोनों गिरे और फिर बाइक उनके ऊपर गिर गई। मंजर बेहद ही दहशत में भरने वाला था। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बिना देर किए दोनों को नाले से बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नाले से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे जान बच गई। हालांकि दोनों को चोटें जरूर आई हैं। अगर वक्त पर मदद नहीं मिलती तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी, कोई अनहोनी भी हो सकती थी। घटना पिलखुआ के मुख्य बाजार रोड की है। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बच्चे के साथ बाजार जा रहा था। हाल ही में नाले और गड्ढों में गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। नालों को खुला छोड़कर हादसों को दावत देने का काम किया जा रहा है। हापुड़ में भी खुले नाले में बाइक सवार का परिवार गिर गया, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें लोगों ने बचा लिया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका से नाला साफ करने और उसे ढकने की मांग की गई है। विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कानपुर में ट्रेन के एसी कोच से कंबल चुराने की घटना सामने आई। आरोपी पर शक हुआ और बाद में वो पकड़ा गया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चिट्ठी ये देखिए, कल देखिए सर, कंबल, ये कंबल, वो कैसा कंबल देखिए, देखा? ट्रेन की बोगी के अंदर बैग खुला, पहले चादर निकली और फिर कंबल चुराने वाले को ट्रेन में लोगों ने पकड़ लिया। उसे घेर लिया गया। वो भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। फिर पूछताछ शुरू हुई। कानपुर में रेलवे के कर्मचारी काफी दिनों से कंबल और चादर चुराने की घटनाओं से परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन चोरी आखिर कब तक छिपती। संगम एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज से मेरठ की तरफ जा रही थी। आरोपी ट्रेन पर चढ़ा और उसके एसी कोच से कंबल चुराने का आरोप लगा। दावा है कि उसने अपने बैग में कंबल और चादर छिपा लिए थे। डिप्टी सीआईटी की नजर उस पर पड़ी और चोरी पकड़ में आ गई। एसी कोच में यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल और चादर दिए जाते हैं, लेकिन आरोपी उसे अपने घर की संपत्ति समझ बैठा, लेकिन वो पकड़ में आ गया। दरअसल डिप्टी सीआईटी को आरोपी ने बताया था कि वो दूसरे स्टेशन पर उतरने वाला है, लेकिन वो पहले ही उतर गया। उसका बैग भी भरा हुआ लग रहा था, जिससे उस पर शक गया। वो मौके से जाने ही वाला था कि उसे रोककर तलाशी ली गई, जिसके बाद सच बाहर आ गया। बैग के अंदर से कंबल, चादर और तौलिया भी निकला। वो खुद को इंजीनियरिंग सेक्शन का इंजीनियर भी बता रहा था। वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। वो सभी से माफी भी मांगने लगा। बाद में आरोपी मौके से 9-2-11 हो गया। फिर रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ये देखिए, कल देखिए सर, कंबल, ये कंबल, वो कैसा? मार्च में जहां एक तरफ गर्मी का कहर पड़ रहा है, तो वहीं कई जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा भी दिख रहा है। आखिर मार्च के महीने में कैसे आया कोहरा, इस रिपोर्ट से समझिए। मौसम का उल्टा पुल्टा। मार्च में भयंकर गर्मी के साथ कोहरा। मौसम क्यों चाल बदलने लगा। मार्च की शुरुआत से ही उत्तर भारत के इलाके तपने लगे हैं। यूपी में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बांदा में जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री को पार कर चुका है। मार्च की शुरुआत में इतनी भीषण गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन मौसम एक बार फिर पलटी मारता दिख रहा है। दिसंबर जनवरी में दिखने वाले कोहरे ने सड़क पर डेरा जमा लिया। कासगंज में अचानक मौसम बदल गया। यहाँ मार्च के महीने में बेमौसम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है पाकिस्तान के ऊपर, तो जिसके वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, और साथ ही में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जब एंटी साइक्लोन बनता है तो थोड़ा सप्रेशन टाइप का सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, इस वजह से थोड़ा धुंध टाइप का मौसम बना हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक डिम टाइप का विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है। हापुड़ में सुबह सड़कों का कुछ इस तरह का हाल दिखा। धुंध की चादर बिखरी हुई है। बाहर घने कोहरे को देखकर लोग भी हैरान रह गए। मेरठ में भी चारों ओर धुंध की चादर है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चालकों को लाइट जलानी पड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर कोहरे की चादर मंडरा रही है। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा फैला हुआ है। ये मेरठ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है। मौसम तो सुहावना हो गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी भीषण, लेकिन उसको देखते हुए मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है जो हाईवे पर ट्रेवल करते हैं। सड़कों पर जब कोहरा डेरा डालता है तो अमूमन सर्दी का वक्त होता है, लेकिन इस बार मार्च में गर्मी के साथ साथ कोहरा भी दिख रहा है। शामली से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर हल्का कोहरा दिखा। आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह के समय यहाँ पर धूल और नमी के कारण हल्की धुंध छाई रही। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध छाई हुई है। इसके साथ ही सुबह से धूप छांव का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही गर्मी का असर लगातार बना हुआ है, जिससे लोग धूप से
बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी है, ये बरकरार रहेगा आने वाले अगले 3-4 दिनों के लिए। बाकी 15 तारीख को एक फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जो कि अभी ईरान के ऊपर है। तो ये 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा तराई बेल्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का असर हो सकता है। जाहिर है मौसम तेजी से बदल रहा है। जहाँ सूरज की तपिश बढ़ी है तो वहीं कोहरा भी सड़कों पर डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। संभल के एसपी केके बिश्नोई और बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा की शादी की तारीख नजदीक आ रही है। 28 मार्च को ये शादी राजस्थान में होगी। एसपी केके बिश्नोई अपने परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को न्योता देने गोरखपुर पहुंचे। जिसका नाम सुनकर अपराधियों के होश उड़ जाते हैं, जो थर-थर कांपते हैं, अब वही 2 जाबाज अधिकारी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यहाँ संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की बात हो रही है। लंबे रिश्ते के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 28 मार्च को यह शादी राजस्थान के बाड़मेर में होगी। शादी से पहले 27 मार्च को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम होगा। शादी के बाद 30 मार्च को जोधपुर में रिसेप्शन होगा। संभल के एसपी केके बिश्नोई ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी शादी का न्योता दिया है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम से मिलने उनके परिवार भी आया हुआ था। उनके माता पिता भी साथ थे। सीएम के साथ परिवार ने फोटो खिंचाई। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2023 में गोरखपुर से हुई थी। उस वक्त केके बिश्नोई वहां एसपी सिटी के तौर पर तैनात थे। अंशिका वर्मा अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी थी। यहीं दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बाद दोनों के दिल भी मिल गए। अब इस रिश्ते को नया नाम दिया जा रहा है। संभल के एसपी केके बिश्नोई यूपी कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में केके बिश्नोई संभल के एसपी है, जो राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं। तो वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके की रहने वाली हैं। अपनी सख्त कार्यशैली के लिए दोनों जाने जाते हैं। इसकी वजह से पुलिस महकमे में अलग पहचान है। हाल ही में दोनों ने होली में जमकर डांस किया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देवरिया में जब दूल्हे की बारात निकली तो लोग देखते रह गए। दूल्हा डोली में बैठा था और उसकी बारात बैलगाड़ी में निकली। शादी के सीजन में जहां एक और बारातें चमचमाती गाड़ियों डीजे के साथ निकलती हैं, तो वहीं देवरिया के भागलपुर कस्बे से एक अनोखी बारात निकली, जिसे देखने वालों का पुराने दौर की याद दिला दी। ये बारात आज के दौर की भीड़ से बिल्कुल अलग थी। लग्जरी गाड़ियों की जगह सजी धजी डोली, डीजे की जगह ढोलक और लोकगीत, यानी चकाचौंध से बिल्कुल दूर। पूर्व सैनिक ने अपने पुरखों की परंपरा को जिंदा रखते हुए बैलगाड़ी से बारात ले जाने का फैसला किया। दुल्हा डोली में बैठा था। दूल्हे के पिता का कहना है कि वक्त के साथ परंपरा धुंधली पड़ रही थी, लेकिन वो इसे वापस नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे। भागलपुर के रहने वाले एक भूतपूर्व सैनिक ने अपने लड़के के शादी में बारात ले जाने के लिए डोली और बैलगाड़ी का यूज किया, जो पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर इस शादी की शोभा बढ़ाई। जमाने में जैसे चलता था प्रचलन, उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए लोग देखेंगे। बहुत बच्चों को तो आज तक मालूम ही नहीं कि डोली भी कैसा होता है, बैलगाड़ी कैसा होता है। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ अलग करें, इसीलिए डोली बैलगाड़ी की है। 7 बैलगाड़ी है, डोली है। रास्ते भर में बैलगाड़ियों को देखकर लोग भी हैरान थे। बाराती बैलगाड़ियों पर बैठकर चांदपालिया गांव पहुंचे, जहां दुल्हन का घर था। इस तरह बारात निकालने का मकसद कई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश देना था, जो बेहद ही सादगी से भरा था। देवरिया से उमाशंकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान किया। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती, आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया है। ऑयल क्राइसिस पर पाकिस्तान में पैनिक, शहबाज ने लगाए बैन पर बैन, ईरान जंग में निकला पाकिस्तान का तेल। सुलगते पश्चिम एशिया ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। ऑयल क्राइसिस ने वहां की सरकार को ऐसा डराया कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हाल हो गए। इफ्तार पार्टी तक पर रोक लग गई। आसान भाषा में कहें तो ईरान जंग ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा हो गया। सांसदों की सैलरी में 50% कटौती की गई। सरकारी विभागों में 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% कटौती हुई। सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई। इसके अलावा 2 महीने तक शहबाज कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगी। सरकारी विभागों के खर्च में भी 20% कटौती की गई। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 7 अधिकारी 2 दिन का वेतन देंगे। 2 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और जब स्कूल खुलेंगे तो 4 दिन स्कूल चलेंगे और 2 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी दफ्तर भी सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। यानी शहबाज सरकार ने तेल संकट आते ही तेल बचाने के लिए बैन पर बैन लगा दिए, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियाँ पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे हमारे जैसे या और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रीजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि आवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए। वैसे बैन सिर्फ लोगों पर ही नहीं, पाकिस्तान के नेताओं पर भी लगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक डिनर और इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध की भी घोषणा की, जबकि लागत कम करने के लिए सेमिनार और आधिकारिक कार्यक्रम सिर्फ सरकारी स्थानों पर ही आयोजित किए जाएंगे। मतलब पाकिस्तान लॉकडाउन लगाने की राह पर चल पड़ा है। ऑयल क्राइसिस के शुरुआती दिनों में ही ऐसी खींचतान मची है कि लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की तरफ से पाबंदी लगाए जाने के बाद पाकिस्तान को तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उसका तेल निकलने लगा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूएई के अबू धाबी में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। अबू धाबी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। ड्रोन हमले के बाद एहतियात के तौर पर यूएई की अल रुवैस रिफाइनरी ने परिचालन निलंबित कर दिया। अबू धाबी के अधिकारी रुवैस औद्योगिक परिसर में स्थित एक संयंत्र में ड्रोन हमले के कारण लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। तो यूएई के अबू धाबी में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अल रुवैस रिफाइनरी का परिचालन निलंबित किया गया है। क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है?
पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं और दुनिया की नजर हॉर्म्यूज स्ट्रेट पर टिकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडिल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है।